नमस्ते एंड वेलकम टू शॉम। इस वीडियो में हम क्विकली कुछ लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स कवर करेंगे, जैसे इजराइल ने ईरान के ऊपर साइबर अटैक्स किए, यूएस इजराइल में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रहा है, श्रीलंका के रीसेंट इलेक्शंस का भारत पर क्या इंपैक्ट होगा, कनाडा ने फिर भारत पर आरोप लगाए, और लास्ट में जल्दी से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी डिस्कस करेंगे। चलिए इजराइल के साइबर अटैक्स से शुरुआत करते हैं। ईरान के ऊपर मैसिव साइबर अटैक्स हुए हैं। गवर्नमेंट एजेंसी से लेकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक को टारगेट किया गया है। ईरान ने जो 1 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर अराउंड 200 मिसाइल से अटैक किया था, उसका जवाब अभी तक इजराइल ने नहीं दिया था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन मैसिव साइबर अटैक्स से इजराइल के रिटेलिएशन की शुरुआत हो गई है। ईरान की गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस अफेक्ट हुई हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अटैकर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने में कामयाब हो गए हैं। ईरान के क्रिटिकल नेटवर्क्स को भी टारगेट किया गया है, जैसे पोर्ट्स, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूनिसिपैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ईरान में इस वक्त काफी पैनिक की सिचुएशन है। फ्लाइट में पेजर और वॉकी टॉकी जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाना बैन कर दिया गया है। इरानियन रजीम पोटेंशियल रिस्क को प्रिवेंट करने में लग गई है। वहीं इजराइल इन साइबर अटैक्स के बाद अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्स की तैयारी कर रहा है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि वो ईरान के अटैक का जवाब जरूर देगा, और ऐसा खतरनाक जवाब देगा जो ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। नदर्न गाजा और लेबनान में तो इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन चल ही रहा है। मिडिल ईस्ट में वायलेंस एस्केलेट होती जा रही है और एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ता जा रहा है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट डेवलपमेंट है कि अमेरिका इजराइल में मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर रहा है। ईरान ने यूएस को वार्न किया था कि इजराइल में अपनी मिलिट्री फोर्सेस मत भेज देना। यूएस ने इस वार्निंग को टोटली इग्नोर कर दिया है और अब वो इजराइल में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसे ऑपरेट करने के लिए ट्रूप्स भेज रहा है। थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, समझते हैं। अभी रिसेंटली हेजबोला ने टेल अवीव के नॉर्थ में एक आर्मी बेस पर ड्रोन अटैक किया। इसमें 4 इजरायली सोल्जर्स की जान चली गई और लगभग 60 लोग इंजर हो गए। वॉर के शुरू होने से लेकर अब तक इसे इजराइल के ऊपर वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक बताया जा रहा है। इजराइल अभी ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ये ड्रोन्स बिना किसी अलर्ट को ट्रिगर किए इजरायली एयर स्पेस में आखिर घुस कैसे गए, और इसलिए इजराइल के एयर डिफेंस को और मजबूत करने के लिए, आयरन डोम पर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए और इजरायली सिटीज, मिलिट्री एसेट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइल अटैक से बचाने के लिए यूएस थर्ड को इजराइल में डिप्लॉय कर रहा है, ताकि मिसाइल से थर्ड निपट ले और ड्रोन्स को इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इंटरसेप्ट कर ले। इस तरह से इरानियन रजीम के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। ईरान के अक्टूबर 1 के मिसाइल अटैक्स के बाद यूएस ने ईरान के ऊपर और सैंक्शंस भी लगा दिए हैं। ईरान की इकोनॉमी को और नुकसान पहुंचाने के लिए उन शिप्स और कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं जिनकी मदद से ईरान चुपके से अपना ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा था। इन सैंक्शंस में एक इंडिया बेस्ड कंपनी भी शामिल है। एनीवे, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है और साथ ही गाजा और लेबनान में इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सीज के अगेंस्ट भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। तो हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी सिचुएशन डिटीरियोरेट होती जा रही है। नेक्स्ट हम श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। पिछले महीने इलेक्शंस जीतकर मिस्टर अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने। ये लेफ्टिस्ट लीडर हैं। इनफैक्ट ये श्रीलंका के पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट हैं। इस समय इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है श्रीलंका की इकोनॉमी को रिवाइव करना। देश भारी कर्जे में है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो चुके हैं, देश हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज की शॉर्टेज है, तो इस समय इमीडिएट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मिस्टर दिसानायके जनता विमुक्ति पेरमुना, शॉर्ट में जेवीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये एक मार्क्सिस्ट पार्टी है। ट्रेडिशनली इस पार्टी का एंटी इंडिया स्टांस रहा है। इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि 1987 में इंडो श्रीलंका अग्रीमेंट साइन होने के बाद इस पार्टी ने श्रीलंकन सरकार के अगेंस्ट एक आर्म्ड रिवोल्ट भी किया था। खैर, अभी मिस्टर दिसानायके ने अपनी पार्टी के वायलेंट पास्ट के लिए अपोलोजाइज किया है। साथ ही इस बात को एडमिट किया है कि भारत ने कठिन समय में श्रीलंका की काफी मदद करी है। तो इनकी पार्टी के ट्रेडिशनल एंटी इंडिया स्टांस में एक शिफ्ट देखने को मिल सकता है। वैसे भी जिस तरह से अभी भारत ने इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे मालदीव्स की भरपूर मदद करी, वो देखते हुए इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा श्रीलंका एटलीस्ट अभी के लिए भारत को नाराज करने से बचेगा। और श्रीलंका की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए भारत को चाहिए कि इस वक्त वो अपने सदर्न नेबर के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज मेंटेन करे,
ताकि वो रीजन में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस रीजन में कोई भी डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि हमारे सदर्न कोस्ट में महत्वपूर्ण सिक्योरिटी और साइंटिफिक इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे कि नेवल बेसिस, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, स्पेस रिसर्च सेंटर्स एक्सेट्रा। तो हम हमेशा चाहेंगे कि यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, श्रीलंका चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंडर ना आ जाए और प्रीवियस लीडरशिप के अंडर चाइना को 99 ईयर्स की लीज पर दिए गए श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट से भारत के लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट उत्पन्न ना हो। लेट्स होप कि जिस तरह मालदीव्स को देर सवेर भारत की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, इसे नोट करते हुए श्रीलंका भी भारत के विरुद्ध स्टेप्स नहीं लेगा, भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा और मिस्टर दिसानायके के टेन्योर में भारत और श्रीलंका के टाइज और मजबूत होंगे। नेक्स्ट डेवलपमेंट भारत और कनाडा की डिटीरियोरेटिंग टाइज को लेकर है। एक बार फिर से कनाडा ने यह आरोप लगाया है कि प्रो खालिस्तान सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में भारत का इन्वॉल्वमेंट था। एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के जरिए कनाडा ने भारत को कहा कि निज्जर केस में इंडियन हाई कमिश्नर और कुछ अदर डिप्लोमैट्स इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं। भारत ने इन बेसलेस एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया और स्ट्रॉन्ग शब्दों में इसे ट्रूडो गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा बताया। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो पिछले 1 साल से निज्जर केस में भारत के इन्वॉल्वमेंट होने की बात उठा रहे हैं, जबकि आज तक वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए हैं। भारत ने कई बार कैनेडियन सरकार को एविडेंस देने के लिए कहा भी है, लेकिन जब एविडेंस है ही नहीं तो वो देंगे कहां से। तब से इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, आज तक कोई लिंक नहीं मिला, कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाए, लेकिन पॉलिटिकल गेन्स के लिए तुरंत बिना सोचे समझे भारत पर आरोप लगा देते हैं। मिस्टर ट्रूडो के भारत के प्रति इसी हॉस्टाइल एटीट्यूड के कारण दोनों देशों के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। अभी लाओस में आसियान समिट अटेंड करने गए पीएम मोदी मिस्टर ट्रूडो से मिले, बट दोनों के बीच कोई खास डिस्कशन नहीं हुआ, और होगा भी क्यों। एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अगेंस्ट एक्शन ना लेकर मिस्टर ट्रूडो ने भारत के साथ रिलेशन स्पॉइल जो कर लिए हैं। जब तक कैनेडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली अपने देश में एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट एजेंडा को फलने फूलने देगी, भारत को ओपनली थ्रेटन करने वाले खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को स्पेस प्रोवाइड करती रहेगी और भारत के ऊपर एब्सर्ड और मोटिवेटेड चार्जेस लगाती रहेगी, तब तक भारत और कनाडा के रिलेशंस रिपेयर होने की गुंजाइश नहीं है। खालिस्तान की बात कर ही रहे हैं, जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का भरपूर सपोर्ट प्राप्त है, तो चलिए जल्दी से पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की बात भी कर लेते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी ISI मिलकर देश चलाते हैं। इन्हें ही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। पॉलिटिशियंस को इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है, नहीं तो एक्स पीएम इमरान खान जैसा हाल होता है। इमरान खान की जबरदस्त पॉपुलैरिटी और मैसिव सपोर्ट के बावजूद आज वो जेल में हैं। चुनाव में भारी रिगिंग की गई और देश की कमान उन्हें सौंपी गई जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं। इमरान खान ने रिवॉल्यूशन लाने की बहुत कोशिश की, नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके, बड़ी बड़ी रैलीज करके, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का यूएस के साथ कनेक्शन एक्सपोज करके तमाम तरीकों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, बट इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की पकड़ आज भी देश के ऊपर बहुत मजबूत है। मिस्टर इमरान खान को अपने लिए न्यूसेंस बनता देख एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कोट अनकोट मैनेज कर लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि इस प्रक्रिया में एस्टेब्लिशमेंट का करप्शन और ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति डिसरिगार्ड एक बार फिर सबके सामने आ जाएगा। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करके देश के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना जानती है। अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी एंटी इंडिया एलिमेंट्स को नर्चर करते हैं, उन्हें फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, भारत के कश्मीर और पंजाब रीजन्स में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। भारत के साथ टेंशन्स मेंटेन करने से उन्हें पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसीज और पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है, और तो और इससे वो 2 वक्त की रोटी ना जुटा पा रही जनता को भी जस्टिफाई कर पाते हैं कि क्यों लार्ज मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। तो ये कुछ रीसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।